नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मौत पर सियासत भारी हंगामा। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में उस वक्त बवाल हो गया जब सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। गांव में प्रवेश को लेकर विवाद बढ़ने पर सपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जो पथराव में बदल गई। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव में सपा के कई नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। करंडा थाना प्रभारी भी इस दौरान घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को युवती का शव गंगा नदी में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना को लेकर लगातार सियासत जारी थी। इसी क्रम में सपा का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा था, लेकिन ग्राम प्रधान के विरोध के चलते माहौल बिगड़ गया और हिंसक झड़प हो गई। तो सपा प्रतिनिधिमंडल को ग्रामीणों ने रोका। दोनों पक्षों में पथराव, कई लोग घायल हुए हैं। गांव में प्रवेश को लेकर बढ़ा विवाद। गाजीपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। युवती की मौत पर बवाल हुआ और उसके बाद सियासत शुरू हुई है। सपा प्रतिनिधिमंडल और ग्रामीण में झड़प हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके, और मैं कहूंगी कि काफी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी। और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की, या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जाकर के और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी उस लड़के के पीछे। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। अनिल यादव को एसएचओ साहब सुबह गिरफ्तार किए थे उस पीड़ित परिवार के घर से। उसको अपनी गाड़ी में बिठाए थे। उसको थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा के यहीं रखे थे। वो यादव समाज के 4 लड़कों को बुलाया है और पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मैं पीछे बाथरूम करने गया था, हमको 4 लड़के खींच के मारे हैं। प्रहलाद कौन कौन थे मारने में? हाथ बहुत था और 4-6 लड़के थे। अनिल यादव और इकरार खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, एक युवती जिसकी डूबने से मौत बताई जा रही थी और उसके बाद इस मामले में आत्महत्या और हत्या का एंगल जुड़ा और सपा प्रतिनिधिमंडल आज यहां पहुंचा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही इस दौरान? जी, बता रहा करंडा थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या में हत्या हो गई। आज समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय टीम दौरा कर उनके सभा में गया था, जहाँ पे वहाँ जो उनका विरोध करते हुए अचानक पथराव कर दिया गया, जिससे कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों को आपस में हाँ बिल्कुल। इकरार, अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था वो गांव में प्रवेश करना चाह रहा था, पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहा था। ग्रामीणों ने विरोध किया उनका और गांव में घुसने नहीं दिया। उसके बाद ये हिंसक झड़प हुई है या ये पहले ही हिंसक झड़प हुई? ग्रामीण जो समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल जो गया था वहाँ ग्राम सभा में, तो वहाँ के लोगों से जो पीड़ित परिवार था उसे मिलने नहीं गई। तो वही समाजवादी पार्टी के जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से और सभी विधायक लोग थे वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद परिवार से जो पीड़ित परिवार उसको बुला के लोगों ने बात वार्ता की। तब तक ग्रामीण की तरफ से पथराव चालू हो गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के एसएचओ से समेत कुछ कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल था उनको भी चोटें आई हैं। जी,
हाँ बिल्कुल इकरार, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गांव में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ, युवती की मौत पर अब बवाल, और उसके बाद सियासत जो है इस पर होने लगी। सपा प्रतिनिधिमंडल और ग्रामीणों में झड़प देखने को मिली है, दोनों पक्षों में पथराव हुआ, इस दौरान कई लोग घायल हुए। और अब बात करेंगे बंदर की शरारत जान पर आफत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बंदर मासूम बच्ची को बंधक बनाए हुए है। वहीं बताया जा रहा है कि एक स्थानीय पशु प्रेमी द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद बंदर का ध्यान भटकाकर किसी तरह मासूम को बंधन मुक्त कराया गया और उसकी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बच्चा बहुत छोटा है। चरथावल थाना क्षेत्र के कस्बा चरथावल में तहसीन नामक के एक व्यक्ति के घर में घुसकर एक बंदर ने 3 माह की उसकी मासूम बच्ची को बंधक बना लिया, जिसके बाद जब परिजनों ने बच्ची को बंदर से छुड़ाने की कोशिश की तो बंदर ने कई लोगों को काटकर घायल भी कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें जो है हैरान करने वाली सामने आ रही हैं। क्या बोलते हैं, बच्चे को अपने कब्जे में लिया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं दोनों बाइज्जत हो जाए। बच्चा बहुत छोटा है। मामा खड़ी हो जल्दी तोड़ी। तो स्थानीय पशु प्रेमी ने राम राम सभी भाइयों को। आज हम पहुंचे हैं जाहिद स्कूल के पिछली तरफ चरथावल में। हमें सूचना आई थी अभी एक बच्चे को एक बंदरी ने अपना बंदी बना लिया है, अपना बच्चा समझकर। लगभग हम लोगों को यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया था बच्चा छुड़वाते छुड़वाते। मौके पर पुलिस भी खड़ी है। तो इसकी जो भावना थी इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। ये चरथावल का मामला है। तो मैं सन्नी पशु प्रेमी हूँ चरथावल से ही। तो इसने क्या हुआ, इस बंदरी का कोई बच्चा एक्सपायर हो गया होगा, तो इस बच्चे को ये अपना बच्चा मानते हुए उसको बंदी बना रखा था इसने। हम लोग मौके पर पहुंचे। मैं श्री बालाजी चैरिटेबल सोसाइटी से सन्नी पशु प्रेमी चरथावल। तो बाइज्जत हमने बच्चा छुड़वा दिया है इससे। ये बंदर है, इसने बच्चे को परेशान कर रखा और उठाने नहीं दे रहा है। ये भूख लग रही से और उठाने नहीं दे रहा बंदर ये। तो बंदर ने मासूम को बंधक बनाया था। स्थानीय पशु प्रेमी ने मासूम की जान बचाई है। बंदर को बहलाकर किसी तरीके से बच्चे को बचाया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बंदर ने मासूम बच्ची को बंधक बनाया। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस बंदर का मासूम जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार हो गया है, इसलिए वो अपना बच्चा समझकर उस बच्चे को बंधक बनाए हुए थे। हालांकि स्थानीय पशु प्रेमी ने मासूम की जान बचाई। और अब बात करेंगे राम की शरण आस्था का वरण। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन और पूजन किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भावुक बयान देते हुए कहा कि भगवान राम हमारे पाहुन हैं और वे अपने पाहुन के घर आए। नंदकिशोर यादव ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर को आस्था और गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम केवल धार्मिक नहीं, आदर्श पुरुष हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर निर्माण पर उन्होंने गर्व जताया। राज्यपाल ने अयोध्या आने को अपने पाहुन प्रभु के घर आने जैसा बताया। उनका कहना था कि राम स्वरूप में सीता, लक्ष्मण और हनुमान का समावेश भारतीय संस्कृति की झलक है। मंदिर निर्माण के बाद युवाओं में धार्मिक उत्साह बढ़ा है और अयोध्या में बदलती सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो नागालैंड के राज्यपाल बार बार आने का मन करता है। पहले भी आया हूँ, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया हनुमान जी का। अब जा रहा हूँ राम मंदिर, भगवान श्री राम का दर्शन करूँगा। देश भर के लोगों की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। भारत के भव्यता के साथ साथ भारत के गौरव का प्रतीक भी है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार दर्शन करने आते हैं। तो राम हमारे पाहुन है, मैं अपने पाहुन के घर आया हूं, ये बात नागालैंड के राज्यपाल ने कही।
और आरपी सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से जुड़ गए हैं। आरपी, अगर नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो वो अयोध्या आज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, प्रभु राम के दर्शन किए और अपनी भावनाएं भी उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि राम हमारे पाहुन हैं और हम अपने पाहुन के घर आए हुए हैं। यहाँ से रवाना हो चुके हैं जी। आरपी, अगर बात करें इस दौरान कितनी देर वो वहां मौजूद रहे और राम मंदिर के प्रति उनके अंदर जो काफी आस्था देखने को मिली। जी आपको बताया, उन्होंने बताया कि ये मनमोहक दृश्य है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का ना हो राम मंदिर के अंदर है, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन पूजन किए हैं। तो मनमोहक, उन्होंने बताया कि मनमोहक दृश्य है और कहीं अद्भुत नजारा है राम मंदिर का। जो लोग आते हैं यहाँ भाव से विभोर हो जाते हैं। तो वो जो एक उत्साह में राममय में नजर आए जी। आरपी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में नागालैंड के राज्यपाल पहुंचे, उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के भी उन्होंने दर्शन किए, अपनी भावना भी राम मंदिर के प्रति और अपनी आस्था के प्रति उन्होंने जाहिर की। और अब हम बात करेंगे हज यात्रा का आगाज। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हज हाउस से इस साल की हज यात्रा का औपचारिक आगाज हो गया है। बुधवार को हाजियों का पहला जत्था पवित्र सफर के लिए रवाना हुआ, जिसमें 427 श्रद्धालु शामिल हैं। ये सभी यात्री चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। रवानगी के मौके पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाजियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस दौरान माहौल भावनात्मक भी रहा। कई हाजी अपने परिवारी जनों से गले मिलते नजर आए। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि साल भीषण गर्मी को देखते हुए लखनऊ हज हाउस से लेकर मक्का मदीना तक स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष इंतजाम किया गया है। मेडिकल टीम, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाजियों के साथ रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। हज तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश हज कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल पहले ही सऊदी अरब का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुका है। सालों का इंतजार आज पूरा हुआ। हज पर जा रहे एक यात्री की आंखों में खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस मुकद्दस सफर का इंतजार कर रहे थे। कभी पासपोर्ट की समस्या आई तो कभी अन्य बाधाएं आई, लेकिन आखिरकार आज उनका सपना पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ करेंगे। उस हाजी को इस सफर पे आसानी हो, इसको हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हर हाजी को, हर हज यात्री को अच्छी रहने के, खाने के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो इस सफर पे आसानी हो, इसको हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हर हाजी को, हर हज यात्री को अच्छी रहने के, खाने के, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिले, इसको हमने सुनिश्चित किया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार कर रही है। पूरी दुनिया में हम पहले ऐसा देश है जो AI का इस्तेमाल अपने हाजियों के अच्छी व्यवस्थाओं के लिए कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच हमने अपने हाजियों को दिया है। स्मार्ट वॉच के माध्यम से हाजियों का न केवल हेल्थ का ट्रैकिंग होगा, बल्कि कहीं भी कोई हाजी को कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उस हाजी को वहां तुरंत राहत का काम है। तो हाजियों की मदद के लिए हाजी सुविधा ऐप भी सक्रिय है और इस ऐप में SOS बटन की सुविधा दी गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। हाजी वीडियो या ऑडियो के जरिए अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, जिससे मेडिकल टीम तक जानकारी तुरंत पहुंच सके। इस साल उत्तर प्रदेश से कुल 17,065 लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 684 हाजी लखनऊ से रवाना हुए हैं और 22 अप्रैल से 2 मई के बीच कुल 14 उड़ानों के जरिए सभी यात्रियों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। इस बार प्रति यात्री लगभग 3.69 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हज से लखनऊ से हज यात्रा का आगाज हो गया है। पहली उड़ान में 427 हज यात्री रवाना हुए। इस दौरान इस बार खासी सुविधाएं भी इन यात्रियों के लिए सरकार ने व्यवस्थित की हैं। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर सरकार के द्वारा भी जो है काफी सहूलियतें दी गई हैं और जिस प्रकार से 427 श्रद्धालु जो है आज हज के लिए जो है लखनऊ से रवाना हुए हैं, जिस प्रकार से अगर देखा जाए
सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में जो है सभी इन सभी को जो है इस साल के हज यात्रा के लिए औपचारिक रूप से आगाज किया गया इनके द्वारा। और कहा जा सकता है कि जिन लोगों की रवानगी मौके से की गई है, उनके राज्य मंत्री जो जानिस आजाद अंसारी हैं, उन्होंने हज यात्रियों के लिए वहां पर पहुंच करके उनके साथ जो है हरी झंडी दिखाई गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है शासन और सरकार के द्वारा जो है काफी सहूलियतें जो है हज यात्रियों को दी जाती है, उसी के चलते जो है इस प्रक्रिया को जो है आज से प्रारंभ हुआ है। तो कहा जाए जिसमें 17,065 लोगों के लिए इस बार जो है हज का जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और जिस प्रकार से इसमें टुकड़ियों में जो है लोग जो है हज के लिए लखनऊ से रवाना होंगे। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पहली उड़ान में 427 यात्री हज के लिए रवाना हुए। सरकार ने विशेष इंतजाम इस बार किए हैं। स्मार्ट वॉच और ऐप के माध्यम से इन हाजियों के गतिविधि, इनकी एक्टिविटी और इनके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियां जो हैं वो हेल्थ टीम तक पहुंचेंगी, जिससे इनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जंगलों में आग, भटक रहे जानवर। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जंगलों में आग, भटक रहे जानवर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पड़ रही भीषण गर्मी और जंगलों में धधक रही आग का सीधा असर अब वन्य जीवों पर दिखने लगा है। प्राकृतिक आवास और आग और जल स्रोतों के सूखने के कारण जंगली जानवर अब पानी और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। ताजा नजारा मैनपॉट अंबिकापुर मार्ग पर देखने को मिला है, जहां एक भालू के सड़क पर आने से हड़कंप मच गया। अंबिकापुर से मैनपॉट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थित नाला के समीप अचानक एक विशालकाय भालू जंगल से निकलकर बीच सड़क पर आ गया। भालू को देखते ही मार्ग पर आवाजाही रुक गई और दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर भालू को देखकर वहां मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाल लिए। कुछ राहगीरों ने भालू के चहलकदमी का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भालू सड़क किनारे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग डरे सहमे हैं और अचंभित भी हैं। नेपाल प्रसाद हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल, ये एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें भालू साफ तौर पर रिहायशी इलाकों में टहलता सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। जंगलों में बताया जा रहा है कि वहां आग लग रही है और भीषण गर्मी की वजह से पानी की तलाश में भालू निकल रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी बता दूं कि ये सरगुजा जिले में ज्यादातर इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र जो है, घना जंगल जहाँ पे है, उस क्षेत्रों में जो है लगातार वनों में आग लग रहा है, जिससे वन्य प्राणी जो है ग्रामीण इलाकों में जो है निकल कर आ रहे हैं और जहाँ पे नदी नाले भी सूखते जा रहे हैं। अभी गर्मी के वजह से जो है जंगल और पहाड़ों में लगातार जो है आग लगने के कारण जो भी जंगली जानवर है वो रियायती इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। देखा गया है पिछले दिन की भालू जो है एक मैनपाट का जो है सपनागढ़ के मंदिर के पास जो है सड़क पर जो है निकल के और जो है घूमता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरीके से और भी अन्य जगहों पे भी इसी तरह का घटना लगातार देखने को मिल रहा है। किसी ने जो है इसको वीडियो बना के जो है वायरल कर दिया, जिससे इसका जो है घटना को सामने आया है। जी हाँ बिल्कुल, नेपाल प्रसाद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मैनपाट पर भालू को देखकर राहगीर थमे और भालू का वीडियो बनाते नजर आए, जो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिहायशी इलाकों में अब ये जो जंगली जानवर हैं वो रुख कर रहे हैं, भूख और प्यास मिटाने के लिए ये जंगलों से बाहर अब निकल रहे हैं। और अब बात करेंगे अर्थ डे, चिंता और चुनौतियां। पृथ्वी दिवस एक ऐसा दिन जब हम अपनी धरती को बचाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन इस साल की चर्चा केवल संकल्पों तक सीमित नहीं रही। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भारत के लिए एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भीषण गर्मी से लेकर समुद्र के बढ़ते जल स्तर तक भारत के सामने कौन से बड़े खतरे हैं और इनसे बचने का एक्शन प्लान क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। तेजी से पिघलते हिमालय के ग्लेशियर, बेमौसम बरसात और रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी,
ये महज मौसम का बदलाव नहीं बल्कि धरती के बीमार होने के पुख्ता सबूत है। इस साल पृथ्वी दिवस पर वैश्विक मंथन के केंद्र में रहा भारत, जहां जलवायु परिवर्तन की आहट अब एक गंभीर दस्तक बन चुकी है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत के लिए राह आसान नहीं है। विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से 3 बड़े खतरों पर मुहर लगाई है। हीट वेव का प्रकोप, मसलन भारत के कई राज्यों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका, जिससे कृषि और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं समुद्र का बढ़ता जलस्तर, यानी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों पर अगले कुछ दशकों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और वाटर क्राइसिस, यानी गिरता भूजल स्तर और सूखती नदियां आने वाले समय में भीषण जल संकट की ओर इशारा कर रही हैं। वाकई ये चिंता का विषय है कि भारत में जलवायु जनित रोगों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। जी हाँ, अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो उत्तर भारत में पारा 40 से बढ़कर 43 डिग्री तक हो चुका है और ये निश्चित ही चिंता का विषय है। हाल ही की एक रिपोर्ट देखें तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सलाटा फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी चेंज की एक शोध पत्र बताती है कि साल 2030 में भारत का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला है। यानी भारत अकेला वो ऐसा देश होगा जहां सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जी हां, अगर हम इसकी बात करें तो साल 2015 से 2024 के बीच का आंकड़ा ये बताता है कि भारत में 0.88% तक भूमि का तापमान बढ़ा है। यानी इसके कई कारण हो सकते हैं, वायु प्रदूषण इसका प्रमुख कारण है। और सिर्फ इसके कारण ही क्यों, अगर हम इसके परिणामों की बात करें तो इससे फसलें बर्बाद होंगी, रोजगार के अवसर घटेंगे और लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। जी हां, अगर हम अतिवृष्टि की बात करें तो इससे रोजगार चौपट होने की संभावनाएं हैं और लोगों के रोजगार पर ही नहीं, किसानों के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। तो इस लिहाज से भारत में केवल 0.8% ऐसे लोग हैं जो वातानुकूलन के लिए तैयार हैं। यानी अगर हम बात करें तो साल 2030 तक 2 करोड़ लोग भीषण गर्मी को झेलने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ, तो इस गर्मी, इस जलवायु संकट और इस पर्यावरण संकट से बचने के लिए क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, अपने आसपास का माहौल, अपने आसपास के वातावरण को ठंडक पहुंचाएं, यानी कम से कम एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करें और साल 2030 के लिए इस भीषण गर्मी से बचने के लिए तैयार रहें और स्व की सुरक्षा करें। और जब भी हम बाहर निकले तो मौसम अनुकूल कपड़े और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ, कवच के साथ बाहर निकले। तो अपना ख्याल रखिए। आपको बता दें कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। हमें अब केवल चर्चा नहीं बल्कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कह सकते हैं कि संकट गहरा है, लेकिन समाधान की चर्चा भी उतनी ही गहन रही। भारत ने बचाव के लिए कुछ बड़े लक्ष्यों पर जोर दिया है। यही वजह है कि साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएं। कोयले पर निर्भरता कम कर सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देना, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार और सार्वजनिक परिवहन में बदलाव। वहीं मृदा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जैविक खेती और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर मंथन को जरूरी बताया जा रहा है। बहरहाल चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान हमारे ही हाथों में है। सरकारें नीतियां बना सकती हैं, लेकिन धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।